मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं सेमेस्टर 3 का जी पेपर जो है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, उसका मैं आज करा रही हूँ। मैंने उसमें तुम्हें डेफिनेशन, आर्थिक विकास का डेफिनेशन, कैरेक्टर सब कुछ करा दिया है एक एक करके। आज हम देखेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या घटक होते हैं, यानी आर्थिक विकास क्या है, किस तरीके से हमारा विकास जो है सो बढ़ते जाए, किस तरीके से हम अपने विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इस विकास में आर्थिक और अनार्थिक दो शब्दों की तत्वों को महत्व दिया गया है। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, पढ़ चुके हो, जानते भी हो। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से हम करते हैं, और अनार्थिक क्रिया वो होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। अब इसलिए वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो ये दोनों क्रियाएं जो होती है, मनुष्य मानव जीवन में क्रियाएं करता है जिससे हम पैसे कमाते हैं और हमारा आर्थिक विकास रहता है। तो विकास चाहे किस तरीके से विकास होगा, कैसे हम अपने आर्थिक विकास को, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हैं, अपने बहुत सारे तथ्यों को, राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि में निहित रहता है। विकास की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व में प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन, तकनीकी साधन, सभी प्रकार के साधनों का विकास किया जाता है, क्योंकि एक चीज़ से हमारा विकास संभव नहीं होगा। अगर हम और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जनसंख्या की वृद्धि दर, तकनीकी विकास दर, पूंजी निर्माण का दर। आर्थिक विकास के सब कुछ सहायक और आर्थिक क्रियाएं तत्व होते हैं जो मिलकर आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब एक एक करके इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है, हर समय में आता भी है कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व क्या है, उसकी विवेचना करें, उसके फैक्टर्स को बताइए। तो सबसे पहला बताते हैं प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन का मतलब है कि प्राकृतिक साधनों में भूमि, खनिज पदार्थ, वन, नदियाँ, झरने, जलवायु और वर्षा, समुद्री तट, भौगोलिक स्थिति, ये सभी कुछ समावेश किया जाता है। यानी प्राकृतिक का मतलब है प्राकृतिक जो हमें नेचुरल वे में मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज हमको नेचुरल रूप से प्राकृतिक से मिलता है। जैसे हम लोग की ज़मीन के अंदर में बहुत सारे खनिज पदार्थ, हीरे मोती, सब कुछ इसके अंदर में रखा हुआ है, सिर्फ उसको खुदाई करके बाहर निकालने की ज़रूरत है। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोग झारखंड में हैं, झारखंड एक प्राकृतिक साधन का पूरी तरह से भंडार है यहाँ पे। लेकिन इस भंडार को खोलेगा कौन? या तो सरकार खोलेगी, या सरकार किसी भी कंपनी को, बाहर की कंपनी को ऑर्डर देके उसको खुलवा सकती है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ के माइंस को, एक से एक यहाँ पे माइंस है, अगर इस माइंस को खोलें तो 50% जो निकलेगा वो हमारा जो होगा रॉ मटेरियल में या फिनिश्ड गुड्स उसके बाद बनेगा, तो उसको रॉ मटेरियल में हम 50% जो है आपका होगा और 50% हमारा होगा। लेकिन हमारा सरकार ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार को क्या चाहिए? 1/3 चाहिए, और उसको 1/3 चाहिए। तो कोई भी कंपनी अपनी इतनी सारी पैसे लगा करके जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा वो हमारे यहाँ काम क्यों करेगा, क्यों माइंस को खोलेगा, जब तक कि उसको प्रॉफिट हो ही नहीं। जब प्रॉफिट हो जाएगा तभी जाके वो अपने माइंस को खोल सकता है, वो माइंस को दिखा सकता है, माइंस को कर सकता है। तो ये इसके चलते क्या हो रहा, सारे माइंस बंद पड़े हैं, सरकार भी नहीं खोलती है और बाहर की कंपनी को इजाज़त भी नहीं देती है कि हम खोलें। क्योंकि अगर मान लीजिए हम प्राकृतिक साधनों को समुचित उपयोग करते हैं तो हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन सब कुछ बढ़ जाएगा और उससे हमारा तरह तरह का हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन अल्पविकसित देशों में पिछड़ी हुई तकनीक के कारण अधिकांश साधन बिना यूज किए, बिना और मने सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक साधन जो है, दूसरी जगह पे प्राकृतिक साधन न्यूनतम होने के कारण भी जापान की गणना विश्व के सर्वाधिक
विकसित देशों में की जाती है, और जबकि हमारे पास में साधन का भंडार है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। उसके बाद पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट देखो, मानवीय साधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम कारण हैं आर्थिक विकास का। तो हम मानवीय कारण क्या है, सबसे पहला और सबसे मेन है हमारी जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि आज देख रहे हैं, कोरोना के चलते हर समय में बोला जाता है कि 130 करोड़ जनता है हमारा, कैसे हम इतने लोगों को संसाधन जुटा पाएंगे, इतने लोगों के लिए कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला मानवीय कारण है कि हमारा 130 करोड़ जनता जो है वो जनता किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से करके दिखाएगी। तो ये 130 करोड़ जनता का सवाल है। तो ये मानवीय साधन जो है, हमारी जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके चलते नियंत्रण नहीं हो पा रहा, और कोई भी विकास जो है अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहे तो हमारा कोई भी विकास जो है सो कारगर नहीं होगा। हम कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं तो हम कितने लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये सबसे पहला इसेंशियल चीज़ है। इसके बाद हम सोचे तो हम कुछ अलग सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो जब से पहला आर्थिक विकास पे किसी भी देश की जनसंख्या का आकार, उसकी रचना, वृद्धि दर, व्यावसायिक वितरण और कार्य क्षमता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये सबसे पहला है कि मानवीय पूंजी का निर्माण किया जाए। देश में इस तरह परिवार नियोजन का कार्यक्रम के माध्यम से जन्म दर को नियंत्रित किया जाए। जब तक हमारी जनता जन्म दर को नियंत्रित नहीं करेगी, चाहे कितना भी आर्थिक विकास का चीज़ किया हो, वो प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाएगा। तीसरा कहता है पूंजी का निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूंजी का निर्माण आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। पूंजी का आशय है उत्पादन के भौतिक साधनों का स्टॉक करना। भौतिक साधन का मतलब है कि पूंजी का निर्माण कैसे होगा, जब तक कि हम कोई उद्योग नहीं चलाएंगे, उद्योग में किस तरह के पैसे लगाए उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो जब तक पूंजीगत पदार्थों में विनियोग करना, पूंजीगत स्टॉक राष्ट्रीय उत्पादन और आय में वृद्धि को जन्म देता है। पूंजी निर्माण की संचयी और स्वयं पोषक प्रक्रिया को 3 अवस्था में बांटा गया। वास्तविक बचत की मात्रा में वृद्धि, बचत को गतिशील बनाने की वृद्धि, और तीसरा होता है आपका कि साख संस्थाओं की विद्यमानता। हम कितने पैसे स्टॉक के रूप में रख सकते हैं, कितने हम दे सकते हैं, वो पूंजी निर्माण की विशेषता को बताता है। तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, जितना हमारा पूंजी का निर्माण होगा, जैसे हम बढ़ा सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो पूंजी का निर्माण प्राकृतिक साधनों का विदोहन, औद्योगिकरण और बाजार का न्यूनतम स्तर संभव करता है। इस प्रकार पूंजी का निर्माण अनेक ढंग से आर्थिक प्रवृत्ति में सहायक होता है। किसी भी देश का पूंजी श्रम अनुपात बढ़ाते समय हमको देखना पड़ता है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ पूंजी श्रम अनुपात भी घट जाता है। किस तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो प्रति व्यक्ति आय की नीचा स्तर होने के कारण विनियोग की निश्चित और प्रचुर मात्रा में जुटा पाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमारा पूंजी निर्माण को देखा गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि पूंजी निपज अनुपात क्या है, यानी पूंजी निपज अनुपात कहता है कि आशय पूंजी के उन इकाइयों से है जो उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए चाहिए। विकास दर में वृद्धि केवल सीमित पूंजी की राशि पर ही निर्भर नहीं करती, अब तो पूंजी उत्पादन अनुपात पर भी निर्भर करती है। पूंजी निर्माण में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक प्रगति द्वारा पूंजी निपज अनुपात को निरंतर बनाए रखना आवश्यक होता है। पूंजी निवेश से युक्त तकनीकी विकास की मात्रा, नवीन उपकरणों को प्रयुक्त करने की कुशलता, प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक योग्यता, विनियोग के प्रकार, आर्थिक ऊर्ध्वावस्था का उपयोग, व्यापक सब कुछ आता है। तो ये पूंजी निपज अनुपात को एक तरह से वो देखता है। पांचवा पॉइंट आता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में से एक है। उद्यमशीलता का अभाव विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है।
उद्यमी का पहला कार्य है व्यावसायिक उपक्रम का संगठन और प्रबंध करना। दूसरा कार्य है व्यावसायिक जोखिम और अनिश्चितता का वहन करना है। नए नए उद्योगों को शुरू करना है। नए उद्योग को जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग समझेंगे कैसे, लोग काम कैसे करेंगे, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, उनका प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड किया जाता है हमारा उद्यमशीलता पे, यानी हमारा नए नए परिवर्तन करना, नए नए उद्योगों को आप अस्तित्व में ले आइए ताकि हम कर सके। छठा पॉइंट आता है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन का अभिप्राय विभिन्न साधनों के मिश्रण से होता है। तकनीकी परिवर्तन उत्पादन परिवर्तन में परिवर्तन से होता है, जो किसी नई तकनीक अनुसंधान या नव परिवर्तन का प्रमाण होता है। तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप श्रम, पूंजी तथा अन्य उत्पादन साधनों की उत्पादकता बढ़ती है तथा कुछ नई वस्तुओं का उत्पादन संभव ही होता है। यह अज्ञात साधनों की खोज को सुविधा बनाती है। तो तकनीकी परिवर्तन क्या है? नए नए तकनीक, नए नए चीज़ को सीखना। आज हमारे यहाँ ई कॉमर्स हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो रहा है। तो हर चीज़ को सीखना, आज हर चीज़ को आदमी स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है और उस सीखने से अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। तो ये तकनीक की सुविधा है जो तकनीकी में परिवर्तन है। सेवेंथ